गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी क्लास 9th की अर्थशास्त्र कंप्लीट होने वाली है और ये इसकी आज लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारा जो क्लास 9th का अर्थशास्त्र है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर क्लास 9th पर एक लंबी वीडियो देंगे, यानी 4 या 5 घंटे की एक वीडियो होगी। उस 4 और 5 घंटे के अंदर हम क्लास 9th की अर्थशास्त्र को बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे, बढ़िया से कवर करेंगे और वो वीडियो आपको मिल जाएगी कल या परसों के अंदर। ठीक है, तो 4 घंटे की एक लंबी वीडियो बनेगी, उसमें प्रत्येक फैक्ट को, प्रत्येक तथ्य को बढ़िया से बताएंगे। वैसे हम सब आपको बता चुके हैं, वो आप एक तरीके से 4 घंटे में आपका रिवीजन भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, और जो फैक्ट्स आपको उनके बारे में पता तो है लेकिन उनसे रिलेटेड आप कुछ जानते नहीं हो ज्यादा, यानी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी हम वहां पे कवर करने वाले हैं उन 4 घंटों के अंदर अंदर। इसीलिए क्लास 9th की एक जो ये सीरीज है ये तो आज खत्म हो जाएगी। पार्ट 2 है क्लास 9th के अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 4 का, और 4 ही चैप्टर है, चारों चैप्टर कवर हो जाएंगे आज। ठीक है, और जो 4 घंटे की जो वीडियो आ गई उसको आप जरूर देखना, उसमें हर फैक्ट्स को कवर किया जाएगा और उसको मैं कल या परसों ही आपको दे दूंगा। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह सभी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, उसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएंगे क्लास 9th के अर्थशास्त्र को। उसके बाद अगर गारंटी है, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत पड़े या फिर आपको गूगल करने की जरूरत पड़े, आपको बिल्कुल भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इन वीडियोस को देखने के बाद उस 4 घंटे की वीडियोस को देख लेना, तो आपकी जो क्लास 9th की अर्थशास्त्र है वो पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लास 9th की अर्थशास्त्र में कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद आप क्लास 9th की अर्थशास्त्र को बढ़िया से कवर चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि किस तरीके से हम जो नेक्स्ट वीडियो वो लाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। क्लास 9th का अध्याय नंबर 4 है और ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 पर हम बात कर चुके हैं। यदि आपने भाग 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा के बारे में पार्ट 1 में ही हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यानी भारत में खाद्य सुरक्षा पर डिस्कस नहीं किया हमने, केवल खाद्य सुरक्षा पर डिस्कस किया था, क्योंकि जो मैं काम करता हूं वो बिल्कुल जड़ पर काम करता हूं, जड़ से आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसलिए खाद्य सुरक्षा वाला पोर्शन मैंने आपको कल बता दिया था। खाद्य सुरक्षा होती क्या है, खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों है, खाद्य से कौन लोग प्रभावित है, खाद्य असुरक्षित कौन है, क्या इसका प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस मैंने पार्ट 1 में बताया था स्टेप बाय स्टेप। और जिसने वो वीडियो देखी थी उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने हमको बढ़िया दिया था। हमको भी बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी खाद्य सुरक्षा क्या है ये तो हम जान चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रोसेस क्या है इस पर। ठीक है, अब देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा की बात हम करें तो इससे पहले थोड़ा पार्ट 1 पे जाइए। पार्ट 1 में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। पार्ट 1 में मैंने 1943 का बंगाल अकाल के बारे में डिस्कस किया था, नहीं किया था, बिल्कुल किया था। 1943 में बंगाल अकाल पड़ा था, जिससे क्या हुआ, 30 लाख लोग मरे थे। वो 30 लाख लोगों से कौन लोग उनसे ज्यादा प्रभावित थे जिनकी मृत्यु हुई थी अकाल के कारण, कौन थे, भूमिहीन थे, श्रमिक थे, परिवहन कर्मी थे। ठीक है, मतलब और छोटे व्यापारी थे। ठीक है, और परंपरागत हस्तकारी थे, परंपरागत शिल्पकारी थे, ये सभी लोग तो प्रभावित हुए थे क्योंकि उनके पास इतने साधन ही नहीं थे कि वो खुद को खाद से सुरक्षित रख सके। और खाद से सुरक्षित न होने की वजह से वो क्या कर पाए, वो 1943 में बंगाल के अकाल में क्या हुआ, वो मृत्यु का शिकार हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके कुछ समय बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आप सभी जानते हैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति के नाम से 1968 में डाक टिकट, क्या क्या था, डाक टिकट दिया था। देखिए इसको क्या है कि गेहूं क्रांति शीर्षक नाम से, किससे, गेहूं क्रांति शीर्षक नाम से एक डाक टिकट जारी किया था 1968 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। अब इंदिरा गांधी ने
गेहूं क्रांति से रिलेटेड क्या क्या डाक टिकट जारी किया था 1968 में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आप ये सभी दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, जब ये क्रांति हुई यानी गेहूं क्रांति शीर्षक नामक का जो डाक टिकट जारी किया किसने? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी का नाम आपके जुबान पर होना चाहिए, ठीक है, जब हम डाक टिकट की बात करते हैं। कौन से डाक टिकट की? गेहूं क्रांति की। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत कब बना? किस क्षेत्र में, किस मामले में? खाद्य सुरक्षा में। खाद्य सुरक्षा में भारत आत्मनिर्भर कब बना? जैसे ही ये डाक टिकट जारी किया गेहूं क्रांति का, इसके बाद क्या होता? इसी टाइम में 1960 के अंतिम दशक में क्या हुआ था? मैंने आपको पहले भी बताया था, हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति से क्या हुआ था? हरित क्रांति क्या लेकर आई? HYV के बीज लेकर आई, जिनसे उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। रासायनिक उर्वरक लेकर आई, जिनसे उत्पादन में वृद्धि हुई। इन सभी चीजों का यूज किया किसानों ने यूज किया, तो 33% ज्यादा वृद्धि हुई किसमें? कृषि उत्पादन में। विविध प्रकार की फसलें उगाने लगे किसान, और उगाने की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि जो भारत है, भारत ने क्या कर दिए? बफर स्टॉक स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उससे जो क्या हुआ? बफर स्टॉक स्टार्ट होने के बाद जो भारत की जो आत्मनिर्भरता है उत्पादन के क्षेत्र में, वो हमको स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट अभी तक। अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत है। अब आत्मनिर्भर भारत मतलब उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में भारत में होने लगा, और भारत अपने ही उत्पादन से अपनी ही विविध प्रकार की फसलें उगाने की वजह से उसी से वो भारतीय लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है और लोगों को खाद्य सुरक्षित भी रख रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। उसके बाद बफर स्टॉक, ठीक है। आत्मनिर्भरता को आप देखिए, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, यानी PDS, ठीक है। अब देखिए जो बफर स्टॉक है ये क्या होता है? बफर स्टॉक मतलब गेहूं की उपलब्धता। मैंने आपको बताया था खाद्य सुरक्षित व्यक्ति कब माना जाएगा? 3 चीजें जब उसके पास होंगी। वो 3 चीजें क्या थी? नंबर 1 उपलब्धता, ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। दूसरी क्या थी? पहुंच। दूसरी क्या थी? पहुंच। तीसरी क्या थी? प्राप्त करने का सामर्थ्य, ये थी, ठीक है। सामर्थ्य, पहुंच और उपलब्धता। ये 3 चीजें जब किसी के पास है, किसकी? खाद की। खाद का उपलब्ध होना, उसकी पहुंच का होना, उसका सामर्थ्य होना, उसको प्राप्त करने का होना, वो क्या है? वो खाद से सुरक्षित होगा। अब खाद से सुरक्षित कब होगा? अब यहाँ पे देखिए जो बफर स्टॉक है, खाद उपलब्धता कब होगी? जब भारत के पास खाद बहुत बड़ी मात्रा में जमा होगा, स्टॉक क्या हुआ होगा, वो तभी तो ना उपलब्ध माना जाएगा। ये उपलब्ध थोड़ी ना है कि भारत के किसान उगा रहे हैं, खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं और उसका निर्यात कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास स्टॉक है ही नहीं, मतलब उत्पादन का स्टॉक नहीं है, वो खाद का स्टॉक है ही नहीं। कहीं पे मान लीजिए केरल में बाढ़ आ गई, अब बाढ़ से क्या हुआ? भुखमरी तो आएगी, सीधी सी बात है। लोगों की जो खाद है वो उनकी समाप्त हो जाएगी, तो अब उनके लिए खाद को क्या करना? पहुंचाना पड़ेगा केरल में। अब केरल में खाद को पहुंचाने के लिए, उत्पादन को पहुंचाने के लिए, भोजन के पदार्थों को पहुंचाने के लिए खाद की उपलब्धता का होना जरूरी है। और उपलब्धता कहाँ पे रहती है? उपलब्धता तो भाई वहीं पे रहती है ना, स्टॉक में। अगर स्टॉक में खाद है ही नहीं तो पहुंचाएंगे कहाँ से? उपलब्धि नहीं है तो पहुंचाएंगे कहाँ से? सीधी सी बात है। तो खाद जो बफर स्टॉक है, इनमें क्या करती थी? भारत की एक संस्था है भारतीय खाद्य निगम। ये भारतीय खाद्य निगम भारत के किसानों से क्या करती थी? उत्पादन, गेहूं के उत्पादन, चावल के उत्पादन या फिर अन्य सभी प्रकार के उत्पादन को खरीदती थी। उनको खरीद कर स्टॉक कर लेती थी। उसी स्टॉक को नाम दिया जाता था बफर स्टॉक। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इससे पहले आप समझिए इसको। भारतीय खाद्य निगम, इसने किसानों से क्या खरीदा? अनाज खरीदा और उसको स्टॉक कर लिया, ठीक है। अब स्टॉक करने के लिए किसान जो क्या करते हैं, जो खाद मतलब गेहूं जो उगाते हैं, ठीक है, उगाने से पहले जब उगाई का समय होता है तो भारतीय खाद्य निगम एक कीमत जारी करता है, जिसको आप बोलते हैं क्या? सरकारी रेट। क्या बोलते हो? सरकारी रेट। उसको हम हिंदी में बोले तो न्यूनतम सामर्थ्यिक मूल्य। ये कौन करता है? न्यूनतम सामर्थ्यिक मूल्य जारी कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। और इस रेट के अनुसार, इस मूल्य के अनुसार, इस कीमत के अनुसार, इस कीमत की दर के अनुसार किसान क्या करते हैं?
अपने अनाज को, अपने चावल को, अपनी दाल को, अपने चने को, जो भी वो उत्पादन करते हैं उस मूल्य के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, भारतीय खाद्य निगम को बेच देते हैं। और उसी को क्या करता है, भारतीय खाद्य निगम स्टॉक करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसको वितरित करता है। किस प्रणाली के द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक कीमत यहाँ पे आपने पढ़ ली, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। ठीक है, ये कौन सी सरकारी रेट है, ठीक है, जिसको मतलब तय करती है फसल उगाने से पहले कौन, भारतीय खाद्य निगम। एक और कीमत होती है जिसको हम जानते हैं निर्गम कीमत। अब निर्गम कीमत क्या होती है, मान लीजिए स्टॉक कर लिया, स्टॉक करने के लिए उत्पादन जो खरीदा, खरीदने में जो कीमत सरकार ने दी, यानी भारतीय खाद्य निगम ने जो जारी की, उसको जो जानते हैं न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। लेकिन जब उस स्टॉक किए हुए उत्पादन को जब समाज के लोगों में वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, उसको किस प्रणाली के द्वारा बांटा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसे कि गांव में आप देखते हो, छोटे छोटे राशन की दुकानों पर बहुत कम मूल्य में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। मान लीजिए कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम अनाज, 2 रुपए प्रति किलोग्राम अनाज जब हर गांव में बांटा जा रहा है, किसके द्वारा, राशन कार्ड के द्वारा, वो जो मूल्य होता है, उसी मूल्य को हम कहते हैं निर्गम कीमत। उसको क्या कहते हैं, निर्गम कीमत। याद रख ले, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सभी। निर्गम कीमत, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। कोई डाउट है? अगर अभी भी डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? नो डाउट यहाँ तक। अब देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या करती है, राशन कार्ड के द्वारा ये निर्धन लोगों को उपलब्ध कराती है, यानी पहुंचाती है, उपलब्ध कराती है और उनको पहुंचाती है वहां पे। ठीक है, और उनके लिए सामर्थ्य का जो प्रोसेस है, यानी प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, वो बहुत कम कीमत पर होता है, जिसको निर्गम कीमत कहते हैं, ताकि प्रत्येक आदमी उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता हो, तभी वो खाद्य से सुरक्षित होगा। और ये सारा प्रोसेस भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसीलिए भारत खाद्य सुरक्षित वाला देश है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब आई थी, जब इसमें क्या था, ये आरंभ में सब लोगों के लिए थी। मान लीजिए, जो मतलब जो बंटवारा होता था, जो उत्पादन का या फिर खाद्य पदार्थ का जो वितरण होता था, वो सब लोगों में होता था। ठीक है, ना कोई निर्धन, ना कोई अमीर, मतलब सभी लोगों में होता था। निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों में भी, ऊपर वाले लोगों में भी, मिड वाले लोगों में भी, सभी में होता था। उसके बाद फिर इस प्रणाली में क्या हुआ, संशोधन हुआ 1992 में। कब हुआ, 1992 में। फिर ये प्रणाली बन गई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या बन गई, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में ये बन गई थी। और 1992 के बाद, संशोधित होने के बाद 1700 ब्लॉकों में इसको क्या किया गया था, इसका प्रोसेस प्रयोग किया गया था, यूज किया गया था, आरंभ किया गया था 1700 ब्लॉकों में। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, वो क्या था, दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध कराना, क्या, अनाज या फिर उत्पादन या फिर खाद्य पदार्थ, आप बोल सकते हो, खाद्य पदार्थ दूर दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य रहा था। किसका, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य था कि सभी लोगों में ये बांट रही थी, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करा रही थी, खाद्य से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी सभी को। लेकिन इसने क्या किया, इसने दूर दराज के क्षेत्रों को भी मद्देनजर रखा, पिछड़े क्षेत्रों को भी मद्देनजर रखा। जो पिछड़े क्षेत्र पे, जहां पे लोग, मतलब पिछड़ा क्षेत्र है, सीधी सी बात है, वहां पे गरीबी ज्यादा होगी, गरीबी ज्यादा होगी तो वहां पे लोग बहुत मतलब ज्यादा कीमत में खरीद नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत कम कीमत में पिछड़े हुए क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया गया, क्या, अनाज या फिर खाद्य पदार्थ। ठीक है, उपलब्धता वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पहुंचाना यानी पहुंचाया गया दूर दराज के क्षेत्रों में, ये भी कंप्लीट हो गया, प्राप्त करने का सामर्थ्य ये भी कंप्लीट हो गया, ये इसका लक्ष्य रहा था। अब उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें लक्ष्य रखा गया, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक लक्ष्य रखा गया, फिर ये बन गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था जून 1997 में। ठीक है, जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बन गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा था निर्धनों में और गैर निर्धनों में विभेद करना।
इसने क्या किया था, ये सबके लिए थी, लेकिन इसने क्या भाई, निर्धनों के लिए अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा, गैर निर्धनों के लिए अलग से। उसका प्रोसेस बहुत मतलब उसकी कीमतें ज्यादा होंगी, और जो ये निर्धन है इनकी कम होंगी। इनके लिए मतलब जैसे भी इनका जो प्रोसेस था, जो कि परिवार में कितने सदस्य है उस हिसाब से जो आज का जो समय है उसके अनुसार क्या करती है सरकार, प्रोवाइड कराती है। अब ये क्या बन गई, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है यार, इन सभी को नोट करके चलना और पढ़ के चलना, ध्यान देकर चलना, तभी ना इतना टाइम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, वरना फटाक से एक एक दो बार बोलता अब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है, जो पढ़ना है वो पढ़ना है, उस पर रुकना नहीं है, उसको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए, अब दो योजनाएं आ गई, किसमें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लिंक हुई थी जो दो योजनाएं, यानी जुड़ी हुई थी दो योजनाएं। एक थी अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा योजना। अब अंत्योदय अन्न योजना ये क्या थी और अन्नपूर्णा योजना ये क्या थी, इनको समझिए। देखिए, पहली बात तो अंत्योदय अन्न योजना या फिर अन्नपूर्णा अन्न योजना की जब बात की जाए तो ये दोनों 2000 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी ये दोनों, 2000 में आरंभ हुई थी, सन 2000 में ये क्या हुई थी, आरंभ हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर मत बोलना कि हमने अर्थशास्त्र को पढ़ा लेकिन पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। भाई वो देता है, एनसीईआरटी से देता है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो, हम क्या करें, ध्यान देते ही नहीं हो, इन सब चीजों को छोड़ जाते हो। तो 2000 में क्या हुआ, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना आरंभ हुई। ठीक है, और ये लिंक किससे थी, ये दोनों योजनाएं लिंक किससे थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं और उनको यह नहीं पता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, जो कि मैंने इसी वीडियो में बताई थी आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो भाई ऐसी गलती मत करो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, जिसके मतलब सरकार जो राशन का जो क्या करे, बांटती है, वितरित करती है। ठीक है, राशन कार्ड के द्वारा, वो जो प्रणाली है, वो जो प्रोसेस है, वही तो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जब आप राशन की दुकानों पर जाते हो, 2 रुपए किलो में अनाज खरीदते हो, 2 रुपए किलो में अनाज कोई दे देगा क्या, प्राइवेट वाला सिस्टम आपको दे देगा क्या, निजी कोई संस्था दे देगी क्या, आपको नहीं देगी ना, बिल्कुल। तो वो जो दे रही है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो सरकार जिस प्रक्रिया के द्वारा दे रही है वही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब ये अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्ण अन्न योजना 2000 में आरंभ हुई। अब जो इसका मकसद था अन्नपूर्णा योजना का मकसद क्या था, निर्धनों में निर्धन है। अब ये कह रही है भाई, अभी तक जो बात चल रही है दूर दराज क्षेत्रों पर चल रही है, पिछड़े क्षेत्रों पर चल रही है, और क्या चल रही है, निर्धनों और गैर निर्धनों में विभेद करने की बात कही जा रही है और सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। लेकिन ये कह रही है जो निर्धनों में भी निर्धन है, जो गरीबों में भी गरीब है, उनके लिए हम क्या करेंगे, अलग से प्रोसेस रखेंगे, उनको मद्देनजर रखते हुए हम उनके लिए कीमतें जारी करेंगे, उनके लिए अनाज प्रोवाइड कराएंगे, तेल प्रोवाइड कराएंगे, चावल प्रोवाइड कराएंगे, मिट्टी के तेल, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है राशन की दुकानों के थ्रू बहुत कम कीमत पर, वो सभी यही तो प्रोवाइड करा रही है। अब इसने क्या किया, निर्धनों में भी निर्धनों को ढूंढ निकाला और उनके लिए अलग से प्रोसेस रखा। उसके बाद ये क्या है, दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ये इसने अपने मद्देनजर रखा और उनके अकॉर्डिंग ये अन्नपूर्णा योजना चली थी, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको अन्न प्रदान कराती थी, अन्न की पूर्ति कराती थी। समझ में आ गई। अब उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, ये क्या कह रही, 2000 में, दोनों ही 2000 में आरंभ हुई। इसका जो संचालन का जो प्रोसेस है वो किससे था, पीडीएस से। पीडीएस क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यही तो पीडीएस है। ठीक है, ये दोनों इससे लिंक थी। ठीक है, तो इसका जो मतलब उद्देश्य क्या था कि जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को अन्न बहुत कम कीमत पर क्या किया जाए, प्रोवाइड करा जाए, उपलब्ध करा जाए, वहां तक पहुंचा जाए और उनका जो प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है वो इतना उनकी कीमत रखनी चाहिए जो वो लोग प्राप्त कर सके। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी तक कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, हम आपको बता देंगे। अब क्या है, अभी तक आप पढ़ रहे थे किसके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, बफर स्टॉक के बारे में, सार्वजनिक मामलों के बारे में। ठीक है, अब क्या है कि सहकारिता समितियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान रहा है भारत के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ गया, ये तो किस तरीके से प्रोवाइड कराती है सरकार, बहुत सारी योजनाएं। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा ना डिटेल से, सबके बारे में। यहाँ पे बेसिक्स आप समझो। अब ये क्या कह रहा है, सहकारी समितियों द्वारा खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान है भारत में। देखिए, सहकारी समितियां मतलब निर्धन लोगों के लिए कम कीमतों वाली दुकान
वो सभी संस्थाएं, वो सभी दुकानें जो निर्धन लोगों के लिए कम कीमत पर सरकारी राशन वाला जो प्रोसेस है, राशन कार्ड से जो प्रोसेस है उसकी तरह कम कीमतों पर क्या कराती है, अनाज प्रोवाइड कराती है, चावल प्रोवाइड कराती है जिसकी लोगों की जरूरत होती है, मिट्टी का तेल प्रोवाइड कराती है, तेल प्रोवाइड कराती है, ठीक है, खाओ जो सब्जी बनाने वाला सरसों का तेल प्रोवाइड कराती है, चना, दाल, चीनी, ये सब कम कीमतों पर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये जो सहकारी समितियां हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो खाद्य सुरक्षा में जो योगदान है वो भी है, ऐसी बात नहीं है। भारत में इनका भी योगदान बहुत बड़ा रहा। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में जो 94% जो दुकानें हैं वो सहकारी समिति की हैं। सहकारी समितियों के द्वारा ही क्या करते हैं, वहां के लोग कम कीमत पर दुकानों से अनाज खरीदते हैं, बहुत सारी वो खरीदते हैं चीजें। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मदर डेयरी आपने सभी ने सुना होगा। ये दिल्ली के क्या करते हैं, दिल्ली के लिए सब्जी वाले कुछ प्रोडक्ट प्रदान कराती है, खाद्य पदार्थ क्या कराती है, प्रदान कराती है, उनमें भी मदर डेयरी का योगदान है, ठीक है। दूध के सभी आइटम, मक्खन वगैरह वगैरह ये सब प्रोवाइड करा रही है दिल्ली में, इसका भी एक बड़ा योगदान है। गुजरात में हम बात करें तो अमूल ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, श्वेत क्रांति ला दी थी दूध के क्षेत्र में पूरे भारत में, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सहकारी समितियां हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करती हैं, ये भी अपना योगदान देती हैं किसमें, खाद्य सुरक्षा में, लोगों को खाद्य सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप फटाफट क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हम आपको अभी बता देते हैं कि आप क्या जानना चाहते हो। अब यहाँ तक तो अब क्लास 9th का अर्थशास्त्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लाएंगे कल या परसों, क्या लाएंगे, एक 4 घंटे की वीडियो, और उस 4 घंटे में हम वो लगातार होगी, ठीक है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। एक तरीके से मैराथन होगा, 4 घंटे का मैराथन। उसमें हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 को समझेंगे, ठीक है। चारों को 4 घंटे के अंदर कवर करेंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वाले फैक्ट्स को कवर करेंगे। साथ में हम मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं उनको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हर फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। उस वीडियो को देखना, जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपका जो निचोड़ है, जो जड़ है, वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर तो हमने आपको बढ़िया से बता ही दिया है, लेकिन इनका जो सार होगा, इनका जो निचोड़ होगा, इनकी जो जड़ होगी, वो हम उस 4 घंटे के अंदर आपको देंगे, ठीक है। तो 4 घंटे की वीडियो कल या परसों आपको मिल जाएगी, तो आप 100% देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और नोट्स भी हम आपको दे ही देंगे उसी वीडियो के लिंक में। पूरी चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक के कंप्लीट नोट्स हम वहां पे आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपके बढ़िया से समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और न्यू है तो चैनल पे क्या करना है ये तो आप सभी जानते ही हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट करना है, ठीक है। तो ये क्या, एक आवश्यकता है। आवश्यकता कैसे है भाई, आवश्यकता ऐसा ना कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन लेने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर हिट करना पड़ेगा किसको, बेल आइकन को। बेल आइकन को हिट कर दो और उसके बाद मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।